Good afternoon to all. I am Tanmay Gupta, lecturer, Department of Civil Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we have discussed about highway geometric design. First of all, what is geometric design? Geometric design का मतलब यहाँ पे ये है, क्या होता है geometric, इसके बारे में जानना है. Geometric design होता है, इट मीन्स डिजाइन ऑफ विजिबल पार्ट्स या फीचर्स ऑफ द हाईवे. जो भी एलिमेंट्स या फीचर्स हमें दिख रहे हैं हाईवे पर, उसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है. बात आती है क्यों हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ज्योमेट्रिक डिजाइन से हो क्या रहा है, क्यों हम डिजाइनिंग कर रहे हैं. ज्योमेट्रिक डिजाइन जो होता है फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स को. किस किस की रिक्वायरमेंट्स को, ड्राइवर्स की एंड द व्हीकल्स की. जैसे एग्जांपल के तौर पे कंफर्ट, ड्राइवर के कंफर्ट की, एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल्स एंड सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर. प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन will help in the reduction of the accidents and their severity. अगर अच्छे से हम ज्योमेट्री डिजाइन, प्रॉपर ज्योमेट्री डिजाइन हमने प्रोवाइड किया होगा रोड पर या हाईवे पर, तो वो क्या है, उससे होगा क्या, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे. उसी एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने के हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिजाइन को प्रोवाइड करते हैं इन द हाईवे. नेक्स्ट टॉपिक इज द गोल्स ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन. गोल्स वही कि क्या करते हैं, कंफर्ट, सेफ्टी एंड इकोनॉमी, कि हमको क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें. एक्सीडेंट्स को कम कर, एक्सीडेंट क्या हो उसमें मिनिमाइज हो सकें. ट्रैफिक ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकें. ठीक है. मैक्सिमम सेफ्टी हो सके, प्रोवाइड कर सकें एट रीजनेबल कॉस्ट पे. ठीक है. और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. किसी भी हाईवे की जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हैं, उसको हमने 4 पार्ट में तोड़ा है. हम कैसे करेंगे, 4 पार्ट में हम रोड को तैयार करेंगे, हाईवे को तैयार करेंगे. फर्स्ट वन इज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स इन द हाईवे. कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स होते हैं. सेकंड वन इज द साइड डिस्टेंस. थर्ड वन इज द हॉरिजॉन्टल कर्व. एंड फोर्थ वन इज द वर्टिकल कर्व. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, पहले उसको देख लेते हैं. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेवमेंट करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम बात करते हैं फ्रिक्शन की. जो रोड पर हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, कितना प्रोवाइड करते हैं, ये सब देखेंगे. दूसरा पॉइंट आता है लाइट डिटेक्टर डिवाइसेस. कौन कौन सी लाइट को डिटेक्टर डिवाइसेस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड वन इज द कैम्बर, क्या होता है, कैम्बर को देखेंगे. फोर्थ इज द पेवमेंट विड्थ, जिसको हम बात करेंगे कैरिज वे विड्थ भी हम बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन विड्थ. मीडियन, मीडियन को डिवाइडर के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट वन इज द शोल्डर. ये सारे के सारे किस में आते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आते हैं. नेक्स्ट है साइड डिस्टेंस. 3 तरीके की साइड डिस्टेंस हमें देखनी है यहाँ पर. पहला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेकंड इज अ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, थर्ड वन इज अ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. एक अनदर तरीके की साइड डिस्टेंस भी होती है जिसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन. ये चारों तरीके की हमें साइड डिस्टेंस को क्लासिफाइड करना, समझना है कि कौन कौन सी क्या होती हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं. सब इस पे डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, इन सबको देखना है. नेक्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कर्व. हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टल कर्व जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो इस सबसे नाम आती है सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होती है. ये सब किस में आता है, हॉरिजॉन्टल कर्व, इसको भी देखेंगे. नेक्स्ट वन इज अ वर्टिकल कर्व, जिसमें हमें ये देखना है सबमिट कर्व क्या होता है, वैली कर्व क्या होता है एंड ग्रेडियंट क्या होता है. सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी रोड को तैयार करने से पहले हमें क्या होता है, एक अलाइनमेंट तैयार करना पड़ता है. व्हाट इज दिस अलाइनमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है. अगर मैं बात करता हूँ अलाइनमेंट को, तो अलाइनमेंट है क्या, कि जो हाईवे पे लेआउट ऑफ द, जो हम लेआउट तैयार करते हैं, सेंटर लाइन ऑफ द ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट. उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं. मतलब जो भी हम हाईवे पे सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं, जो उसका लेआउट तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट. सिंपल सीधा मतलब ये, जो भी हम सेंटर लाइन प्रोवाइड करते हैं हाईवे पर, दैट इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट. ठीक है. अब अलाइनमेंट दो तरीके हो सकते हैं. एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दूसरा हो सकता है वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहाँ का इंक्लूड होगा, स्ट्रेट रोड पे और कर्व रोड पर. वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्रेडियंट दिया होगा या फिर कोई लेवल्स दिए होंगे. ठीक है. तो अलाइनमेंट क्या होगा, इट इज एन अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन और इन करेक्ट रिलेटिव पोजीशन. द पोजीशन और द लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट. Horizontal alignment includes straight and curve path. Vertical alignment includes levels and gradients. नेक्स्ट ये रहा, ये किसका क्रॉस सेक्शन से रोड का हमारे. तो ये जो सेंटर लाइन है, बीच में जो सेंटर लाइन हमने प्रोवाइड किया है, जो ब्रोकन लाइंस के पास है सफेद सफेद सी, इसी पट्टी को हम बोलते हैं, इस सेंटर लाइन के कोई हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट. और इस पूरे लेआउट को हम क्या नाम देते हैं, अलाइनमेंट का नाम देते हैं. दो तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट. नेक्स्ट बात आता है अलाइनमेंट की. अगर मैं बात करूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है अलाइनमेंट, डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, वेट मतलब हमने सही से प्रोवाइड नहीं किया, वेट अलाइनमेंट होगा, तो साथ ही साथ हमें करेगा कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और व्हीकल की ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा.
अगर हमने एक बार अलाइनमेंट फिक्स कर लिया तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर करेंगे, इजी नहीं होता चेंज करना, कर तो सकते हैं लेकिन इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? वो हमारी कंस्ट्रक्शन कोस्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज हो जाएगी तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले ही हम प्रॉपर अलाइनमेंट तैयार करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपने रोड को बनाते हैं। बार बार चेंज नहीं कर सकता, एक बार अगर हमने डिसाइड कर लिया तो वही उसके हिसाब से हम रोड को तैयार करेंगे। अलाइनमेंट कैसे डिसाइड होता है कि किस तरीके से हम सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे? सर्वे पे डिपेंड होता है। हम तरीका हाईवे इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, चार तरीके के सर्वे करते हैं। पहला होता है मैप सर्वे, दूसरा होता है रेकोनेंसेंस, तीसरा होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, और फोर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल डिटेल्ड एंड लोकेशन सर्वे। इन चारों सर्वे के हिसाब से हम क्या करते हैं, लास्ट में हम अपना लास्ट सर्वे करते हैं, और सर्वे के बाद हम अपने अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं, देन अपनी रोड तैयार करते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड एंड इट्स एलिमेंट्स। ये देखो, ये हमारा क्या है, एक रोड का क्रॉस सेक्शन है। इस यहाँ से यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैरिज वे विड्थ। कैरिज वे विड्थ क्या होती है? जिस पे मेरा व्हीकल मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट विच इज कॉल्ड एज कैरिज वे विड्थ। नेक्स्ट वन इज अगर मैं इसके सेंटर लाइन ऑफ द रोड के इधर देखूं तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर। शोल्डर है क्या? अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूं, शोल्डर कुछ नहीं है, एक इमरजेंसी लेन होती है जिसपे व्हीकल मेरा स्टॉप हो सके, मतलब आके रुक सके। ठीक है, एज एन इमरजेंसी इसको हम इस लेन को यूज करते हैं और इसी को हम नाम दे देते हैं शोल्डर। नेक्स्ट, शोल्डर की अगर मैं इधर देखूं तो ये क्या है, साइड स्लोप, देन इट इज कॉल्ड एज अ वर्म। और ये मैंने क्या बना रखा है, एक लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन बना सके। अब होता क्या है, क्यों बनाई है लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन? क्योंकि ये जो बरसात का पानी अगर इस पे आए रोड पर तो वो क्या कर सके, यहाँ से बहता हुआ इस ड्रेन के अंदर आके पास हो जाए और दैट इज रिवर में जाके मिल जाए। ठीक है, याद रखना, शोल्डर से शोल्डर तक की ब्रिथ को हमने क्या बोला है, फॉर्मेशन ब्रिथ। कैरिज वे ब्रिथ होगी जिसपे व्हीकल मूव करता है। टोटल ब्रिथ को बिल्डिंग लाइन से यहाँ तक, लेफ्ट से सेंटर लाइन ऑफ द लेफ्ट से यहाँ तक की, और यहाँ से राइट से, ये दोनों आइदर साइड ऑफ द रोड से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, बिल्डिंग लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल लाइन। एक एक करके समझते हैं, कैरिजवे ब्रिथ क्या होती है, फॉर्मेशन ब्रिथ क्या होती है, रोडवे क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, साइड स्लोप क्या होता है, वर्म क्या होता है, ड्रेन क्या होती है, बिल्डिंग लाइन क्या होती है, कंट्रोल लाइन क्या है। ये क्या है, पूरा रोड का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हम करते हैं कैरिजवे ब्रिथ। कैरिजवे ब्रिथ क्या होती है? कैरिजवे भी सिंपल ऐसे समझो, जितने विड्थ पर मेरा व्हीकल मूव करता है, जितने विड्थ पर मेरा व्हीकल मूव करता है उसी डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, उसी विड्थ को हम क्या नाम देते हैं, कैरिजवे विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ द विड्थ ऑफ पेवमेंट वे ऑन व्हीकल्स ट्रेवल्स इज कॉल्ड कैरिज वे। ठीक है, देखो, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक व्हीकल मेरा मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इनर वाले से आउटर तक ये जो पूरी डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं कैरिज वे विड्थ। अब ये कैरिज वे डिपेंड करती है कितने लेन के हम रोड बना रहे हैं। सिंगल लेन बना रहे हैं, टू लेन बना रहे हैं, मल्टी लेन है, और इंटरमीडिएट लेन है। अगर मैं सिंगल लेन की बात करूँ, सिंगल लेन का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं एक लेन, जिसको बोलते हैं सिंगल लेन। यहाँ से यहाँ तक दैट इज टू लेन। तो ये पूरी रोड अगर मैं देखूँ तो कितने लेन की हो जाएगी, एक है टू लेन। और अगर पूरे हाईवे की बात करूँ कितना हो जाएगा, एक लेन, टू लेन, थ्री लेन और फोर लेन। तो ये कितने कितने हाईवे कितनी लेन का बना हुआ है, फोर लेन। कैसा व्हीकल चल रहा है, ये किस डायरेक्शन में व्हीकल, एक इस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है और एक इस डायरेक्शन, तो टू कितने वे हो जाएंगे, टू वे। पहला वन वे एंड देन टू वे। तो ये कौन सा हाईवे हो गया, फोर लेन टू वे। अब बात आती है कि फोर लेन की कितनी विड्थ होगी, सिंगल लेन की कितनी होगी, टू लेन की। सिंगल लेन की अगर मैं कैरिज वे विड्थ की बात करता हूँ, सिर्फ सिंगल लेन अगर एक लेन मैंने प्रोवाइड की है तो उसमें बोलते हैं 3.75। टू लेन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक लेन है और एक लेन, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेन की 3.5 और दूसरे लेन की भी 3.5। टू लेन की कितनी होती है, 7 मीटर। अगर मैं इंटरमीडिएट लेन की बात करता हूँ दैट इज कॉल्ड एज 5.5 मीटर। और मल्टी लेन की बात करता हूँ तो 3.5 मीटर पर लेन। फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेन कब बोलेंगे, जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लेन प्रोवाइड हो, मल्टी लेन हो गई। तो मल्टी लेन में हम हर एक लेन की जो कैरिज वे विड्थ होगी वो कितनी होगी, 3.5 मीटर। ठीक है, ये समझ लेना। सिंगल लेन कैसे डिपेंड पहचानेंगे, हाईवे कितनी लेन का है, टू वे क्या होता है, वन वे क्या होता है, सिंगल लेन क्या होता है, टू लेन क्या होता है, इंटरमीडिएट लेन क्या होता है, मल्टी लेन क्या होता है। सिंगल लेन के लिए भी कैरिज वे विड्थ कितनी होगी, 3.75 मीटर। टू लेन के लिए कितनी होगी, 7 मीटर। मल्टी लेन के लिए कितनी होगी, 3.5 मीटर पर लेन। और इंटरमीडिएट लेन के लिए कितनी होगी, 5.5 मीटर। नेक्स्ट वन इज रोड शोल्डर। देखो,
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पीली पीली पट्टियों के बाद ये जो इतनी जो लेन होती है इसी विड्थ को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर, क्या बोलते हैं, शोल्डर। और ये क्यों प्रोवाइड की जाती है, एज एन इमरजेंसी लेन इसको हम बोलते हैं। क्यों प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर व्हीकल्स को स्टॉप होना है तो वो बीच रोड में ना होकर इधर हो जाए, साइड में हम इसको स्टॉप कर सकें व्हीकल को, इसलिए हम क्या करते हैं, एक इमरजेंसी लेन प्रोवाइड करते हैं। उस इमरजेंसी लेन को हम क्या नाम देते हैं, शोल्डर का। ठीक है, क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। तो शोल्डर क्या होता है, शोल्डर आर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज। देखो रोड एज के, रोड के एज पे प्रोवाइड किया टू सर्व एज एन इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल एज पाई आरसी। कितनी, आईआरसी के अकॉर्डिंग, आईआरसी कौन, इंडियन, आईआरसी स्टैंड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस का अनुसार मिनिमम विड्थ हम कितनी रखते हैं शोल्डर की, 2.5 मीटर। ठीक है, क्या क्या यूज है, पहला रिपेयर कर सकता है ब्रोकन डाउन व्हीकल्स को। दूसरा कि जो भी तुम्हारा व्हीकल खराब हो गया उसको वहां पर रोक के क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा ओवरटेकिंग ऑपरेशंस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा एक तो इमरजेंसी लेन है ही। फॉर एग्जाम्पल आगे मुझे कोई फ्यूचर में रोड की विड्थ को बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए यूज में ले सकते हैं फॉर फ्यूचर वाइंडिंग। साथ ही साथ एक नेक्स्ट नेक्स्ट यूजेस क्या है, टेम्परेचर डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक ड्यूरिंग रोड रिपेयर। ठीक है, जब हम रोड रिपेयर करते हैं टेम्परेचर डाइवर्जन के टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रोड शोल्डर समझ में आ गया। रोड शोल्डर है क्या, अलोंग द रोड, रोड है जो हमें एक लेन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी लेन, उसी को हम क्या नाम देते हैं, शोल्डर का नाम देते हैं। जनरली एक बात हो याद रखना, शोल्डर का जो होता है वो थोड़ा रफर रखा जाता है पेवमेंट से। क्या रखा जाता है, पेवमेंट से थोड़ा सा रफर रखा जाता है। और जो भी शोल्डर का कलर होता है वो पेवमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंट होता है। पेवमेंट होता है जो रोड, इसको बोलते हैं पेवमेंट। ये जो है, ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट। इसके रेस्पेक्ट में जो शोल्डर का देखो, यहाँ देखो पेवमेंट का कलर कुछ और है और शोल्डर का कलर कुछ और है। जनरली जो होता है शोल्डर का कलर पेवमेंट के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिफरेंट रखा जाता है, और साथ ही साथ ये थोड़ा रफर होता है। शोल्डर हमेशा थोड़ा पेवमेंट के रिस्पेक्ट में रफर होता है, रफ रखा जाता है, जिसपे व्हीकल मूव ना कर सके, जनरली इसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मेशन बिट। अभी मैंने बात करी फॉर्मेशन बिट क्या होगी, शोल्डर से शोल्डर तक की डिस्टेंस, मतलब सेंटर लाइन ऑफ द रोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो टोटल डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बिट। देखो यहाँ से एक शोल्डर से यहाँ तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या देते हैं, फॉर्मेशन बिट। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पहला शोल्डर आ गया, दूसरा कैरिवे विड्थ आ गया, तीसरा मीडियन विड्थ आ गई, फोर्थ कैरिवे विड्थ एंड देन शोल्डर विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ क्या हो गई, फॉर्मेशन विड्थ द टॉप विड्थ ऑफ द हाईवे एम्बैंकमेंट और द बॉटम विड्थ ऑफ द कटिंग एक्सक्लूडिंग द साइड विंड। हाँ, साइड विंड्स को हटा के फॉर्मेशन विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैरिवे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर। अब मीडियन हो सकता है किसी में हो किसी में ना हो, तो मीडियन की वेरी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी टू लेन की बात करी और मैंने मीडियन प्रोवाइड नहीं किया तो टू लेन के केस में कितनी, अगर बात करूँ तो फॉर्मेशन विड्थ कैसे लोगे, तो फॉर्मेशन विड्थ कैसे हो जाएगी, कैरिज वे विड्थ प्लस शोल्डर विड्थ। तो वहाँ तो मीडियन नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूँ मीडियन प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे फॉर्मेशन विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ कैरिज वे प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर प्लस विड्थ ऑफ मीडियन। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मेशन विद नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए कितनी होती है, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितनी होती है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितनी होती है, विलेज रोड के लिए कितनी होती है। डिपेंड करता है किस एरियाज में किस टोपोग्राफी तुम बना रहे हो, प्लेन रोलिंग के लिए और हिली एंड माउंटेनियस के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ रोडवे बेस जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन बेस, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए कितनी होती है, 12 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 9 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 7.5 मीटर टू 9 मीटर, और विलेज रोड के लिए कितना होता है, 7.5 मीटर। यही चीज अगर मैं माउंटेनियस स्ट्रिप के लिए देखूँ तो नेशनल हाईवे स्टेट माउंटेनियस के लिए तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6.25 से 8.8, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 4.75, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 4.75 और विलेज रोड के लिए 4.0। याद कैसे रखोगे, सिंपल याद रखो, क्या घटाया, 12 9, 3 घटाया फिर 1.5 घटाया 7.5, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए प्लेन रोलिंग में क्या है, सेम है। इधर 6.25 एक याद रखो, इसमें घटाते चलो, बस 6.25 याद रखो, 6.25 से 8.8, नेक्स्ट याद रखो 4.75। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितनी हो गई, 4.75, विलेज रोड की तुम्हें याद ही रहेगी हमेशा कितनी हो गई, 0.075 हटा दो 0.75, तो दैट इज विलेज रोड के लिए कितनी हो गई, 4 मीटर। नेक्स्ट इज राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस है, बिल्डिंग लाइन से बिल्डिंग लाइन के सेंटर लाइन ऑफ द आइदर साइड, दोनों साइड ऑफ रोड के जो बिल्डिंग लाइन है वहां से वहां तक की, मतलब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग लाइन एंड देन कंट्रोल लाइन। इधर की अगर मैं बात करूँ तो पहले बिल्डिंग लाइन है फिर क्या है, कंट्रोल लाइन है। ठीक है, तो बिल्डिंग लाइन से इनर से आउटर तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। राइट ऑफ वे है क्या बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो भी एरिया ऑफ लैंड एक्वायर किया है किसके लिए, फॉर द लैंड along its alignment along, that is called as right of way। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर फॉर द लैंड
along its alignment। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री स्टोन ऑफ रोड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कितनी होती है प्लेन एंड रोलिंग के लिए। अगर मैं बात करूँ ओपन एरियाज और बिल्ट अप एरियाज के लिए, ओपन एरियाज के अगर मैं देखूँ तो नेशनल स्टेट में 45, मेजर डिस्ट्रिक्ट में 25, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 15 और विलेज रोड के लिए 12 मीटर। माउंटेनेंस एंड स्टीप की बात करूँ तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 24, एमडीआर 18, ओडीआर 15 और विलेज रोड के लिए 9। लेकिन अगर मैं बिल्टअप एरियाज की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए 30 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 20 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 15 मीटर, विलेज रोड के लिए 10 मीटर। यही अगर मैं बात करता हूँ माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए 20 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 15 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 12 मीटर और विलेज रोड के लिए 9 मीटर। इस सारी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द साइड स्लोप। साइड स्लोप क्या है क्या? साइड स्लोप नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लोप है। ठीक है, जो भी हम रोड पे कटिंग और फिलिंग कर रहे हैं जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, स्लोप, द स्लोप ऑफ अर्थवर्क इन फिलिंग और कटिंग इज कॉल्ड एज साइड स्लोप। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने बताया था, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है? यही तो साइड स्लोप है। अब ये हो सकता है तुमने कटिंग करके बनाया हो या फिर फिलिंग करके बनाया हो। अर्थवर्क किसकी कटिंग करी होगी? मिट्टी की, और मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? अर्थवर्क। ठीक है, तो ये जो स्लोप है इसी स्लोप का हम नाम क्या देते हैं? साइड स्लोप। नेक्स्ट वन इज यहीं पे देखो क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्म। वर्म क्या है? रोड के टो से जो तुम्हारा ये पिट्स है, पिट्स के यहाँ से, पिट्स के एज से और टॉप ऑफ द रोड के डेट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? वर्म। वर्म किसके बोलते हैं? वर्म बोलते हैं इनर एज ऑफ द वोरोपिट्स। ये क्या एक डिस्टेंस है किस किस के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन द, देखो, डिस्टेंस बिटवीन द इनर एज ऑफ द, ये क्या है? पिट है मेरा एक, इनर एज ऑफ द वोरोपिट्स टू द, कहाँ से आता? टॉप ऑफ द रोड, दैट इज कॉल्ड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वर्म। क्यों प्रोवाइड की जाती है? इसलिए प्रोवाइड की जाती है, जो हम तुमने स्लोप तैयार किया था, देखो जो तुमने यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया है, इससे क्या हो सके, मिट्टी का जो एम्बैकमेंट है उसका इरोजन ना हो सके। तो इरोजन से बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक वर्म प्रोवाइड करते हैं। वर्म है क्या? ये इनर एज ऑफ द, कहाँ से? बोरोफिट से टॉप ऑफ द रोड तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? वर्म बोलते हैं। ठीक है, पर्पज समझ में आ गया? इरोजन से बचाने के लिए। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ था? द डिस्टेंस बिटवीन द रोड टू एंड इनर एज ऑफ द बोरो इट इज कॉल्ड एज वर्म। इट प्रिवेंट्स द इरोजन ऑफ एम्बैकमेंट सॉइल। नेक्स्ट वन है साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स क्यों प्रोवाइड करें? जो बरसात का पानी रोड पर आ रहा है उसको क्या कर सके, ड्रेनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? साइड में एक ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उसका नाम दे देते हैं साइड ड्रेन। इधर देखो, क्रॉस सेक्शन में अगर मैं देखूँ तो ये रहा, तो इसी को हमने क्या बोला? ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन को हम क्या बोलते हैं? साइड ड्रेन। और ये रोड के दोनों साइड प्रोवाइड होगी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, पर्पस क्या है? ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। फॉर द ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। नॉर्मली side drain are required for the road in cutting, for road in embankment side drain is not। हाँ याद रखना कि अगर मैं बात करता हूँ कटिंग के दौरान साइड ड्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर मैं एम्बैकमेंट के रोड को एम्बैकमेंट तैयार किया तब जाकर तुम्हें साइड ड्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या होती है? क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं, समझाते हैं। देखो, बिल्डिंग लाइन, ये लाइन को हमने क्या बोला है? बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन का मतलब होता है कि रोड के हम क्या करते हैं? दोनों साइड बिल्डिंग लाइन प्रोवाइड करते हैं। तो इस बिल्डिंग लाइन का मतलब कहना क्या चाहता है? ये बिल्डिंग लाइन ये कहना चाहता है कि यहाँ तक तुम क्या कर सकते हो? अपने बिल्डिंग को बना सकते हो। इसके अलावा इधर बिल्डिंग लाइन से इधर की साइड में तुम रोड अपने बिल्डिंग को, जो भी अगर रेसिडेंटल बिल्डिंग से, वो आप उसको क्या कर सकते हो? बना नहीं सकते हो। ठीक है, और इसी को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रोल लाइन में, कंट्रोल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल लाइन से इधर की ओर, इधर की ओर अगर तुम जाओगे राइट हैंड साइड की ओर, इसके आगे तुम कोई भी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स तैयार नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? एक लाइन बिछा देते हैं कि इससे आगे आप कोई भी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर नहीं बिछा सकते, तो उस लाइन का हम नाम देंगे कंट्रोल लाइन। और अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन से आगे वो तुम कोई भी बिल्डिंग या फिर रेसिडेंटल बिल्डिंग नहीं तैयार कर सकते, दैट इज, तो उसके लिए हम जो लाइन बिछाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ रोड ऑन आइदर साइड। सेंटर लाइन से दोनों साइड हम क्या करते हैं? जो बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या नाम देते हैं? बिल्डिंग लाइन। विद इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट परमिटेड इज कॉल्ड एज बिल्डिंग लाइन। पर्पस क्या है? इससे फायदा क्या हुआ? फ्यूचर बाइंडिंग कर सकते हो रोड को, इसलिए बिल्डिंग लाइन बना सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ रेसिडेंट्स जो आसपास जो रेसिडेंट होंगे उसमें नॉइज पॉल्यूशन से बच सकते हो।
जो भी ट्रैफिक का डिस्टरबेंस होगा बाय द नियर बाय रेसिडेंट, उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल लाइन। At the location like bank, hospital, factory, theater, etc. on the road where more people gather, disturbance to the traffic will be more. The distance from the center line to such building is called as control line. जनरली कितनी बिट्स रखी जाती है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं, होती क्या है, बिल्डिंग लाइन होती है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं बिल्डिंग लाइन के केस में बात करूँ कितनी होती है, 80 मीटर। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, किसकी बात कर रहा है, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए जो बिल्डिंग लाइन की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, दोनों साइड, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कितनी बोलते हैं, 80 मीटर। और कंट्रोल लाइन की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल लाइन की यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, 150 मीटर। कितनी मीटर, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए होती है 150 मीटर। और बिल्डिंग लाइन कितनी होती है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए, वो होती है 80 मीटर। ठीक है, ना तो समझ आ गया। नेक्स्ट, रोड पर अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक होता है मीडियन। मीडियन जिसको हम डिवाइडर के नाम से जानते हैं सब लोग। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, होता क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। मीडियन सबने देखा, ये रहा, दिखा देते हैं पहले मीडियन क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं मीडियन। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मीडियन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है और जो इधर से व्हीकल जा रहा है, दोनों में हेड ऑन कॉलिजन ना हो। कॉलिजन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, एफिशिएंटली क्या हो सके, एफिशिएंट तरीके से ट्रैफिक ऑपरेशन हो सके। ठीक है, एफिशिएंट ऑपरेशन हो गया ट्रैफिक का, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको हम मीडियन के नाम से भी जानते हैं। तो मीडियन क्या है, द मीडियन ऑफ द रोड इज द एरिया और स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स द अपोजिंग लेन ऑफ ट्रैफिक। इट इज टिपिकली अ raised barrier or strip of pavement designed to prevent vehicles from crossing over to the opposite side of the रोड। ठीक है, वही जो भी क्रॉसिंग अपोजिट साइड से व्हीकल्स आ रहा है उससे क्या कर सकते, क्रॉस ना कर सके, जो इस डायरेक्शन में मतलब व्हीकल जा रहा था उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मीडियन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज अ कर्व। कर्व सबने देखा होगा, कर्व एक बाउंड्री होती है। देखो इधर देखो, कर्व एक बाउंड्री है, कहाँ से कहाँ तक की बाउंड्री होती है, पेवमेंट एंड शोल्डर के, या फिर फुटपाथ, फुटपाथ अगर शोल्डर नहीं तो फुटपाथ, पेवमेंट एंड शोल्डर के जो बीच की जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री का हम क्या नाम देते हैं, कर्व। ये जो बाउंड्री है इसी को हम क्या नाम देते हैं, कर्व। ठीक है, साथ ही साथ मीडियन में अगर मैं बात करता हूँ, पेवमेंट एंड शोल्डर भी हो सकता है, पेवमेंट और फुटपाथ भी हो सकता है, और पेवमेंट एंड मीडियन भी हो सकता है। जो बाउंड्री हम बनाई है इनके बीच में, पेवमेंट एंड शोल्डर के बीच में, पेवमेंट एंड फुटपाथ के बीच में, पेवमेंट एंड मीडियन के बीच में, तो जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री का हम नाम देते हैं कर्व का। दिखाने के रूप में दिखा सकता हूँ अगर देख सकते हो तो, डायग्राम, एक सेकंड रुको, नहीं डायग्राम नहीं है ना, नहीं डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से समझो। देखो, ये तुम्हारा क्या है, कैरिज वे विड्थ है जिस पे व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, इधर बाउंड्री होगी, हो सकता है तो शोल्डर प्रोवाइड किया, तो पेवमेंट एंड शोल्डर के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट की जाती है, ठीक है, जो बाउंड्री बनाई है, ठीक है, या फिर पेवमेंट एंड फुटपाथ के बीच में जो बाउंड्री बनाई जाती है उसी बाउंड्री का हम नाम देते हैं कर्व का। उसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अब ये कर्व चार तरीके के होते हैं। पहला होता है लो और माउंटेबल टाइप कर्व, दूसरा होता है सेमी वेरियर टाइप कर्व, तीसरा होता है वेरियर टाइप कर्व, फोर्थ होता है सबमर्ज टाइप कर्व। चारों एक एक करके समझते हैं, कहाँ पे कौन सा कर्व हम यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। और जो ये कर्व है, जो बाउंड्री है, इसकी हाइट कितनी होती है, डिपेंड करता है किस टाइप का कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाइट उसके हिसाब से डिपेंड करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो अगर पहली बात करूँ, पहला फर्स्ट वन इज माउंटेबल टाइप कर्व। माउंटेबल टाइप क्या है, बाउंड्री कर्व क्या है, माउंटेबल टाइप बाउंड्री है जो किसके बीच में, रोड एंड पेवमेंट एंड शोल्डर के बीच में। दूसरी बात, जब हमें शोल्डर को इन इमरजेंसी के यूज में यूज किया जाता है तो वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, माउंटेबल टाइप कर्व यूज करते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। पेवमेंट रेट से इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। सेमी वेरियर टाइप हम जनरली पार्किंग के लिए यूज नहीं करते, याद रखना। पार्किंग व्हीकल अगर फुटपाथ पे जो पार्किंग व्हीकल्स होते हैं वहां पर हम सेमी वेरियर टाइप कर्व यूज नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर इसको हम यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी के केस पे यूज हो सकता है, वैसे यूज हम इसको नहीं करते। सेमी वेयर टाइप का क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है एनक्रोचमेंट ऑफ स्लो स्पीड ऑफ पार्किंग व्हीकल्स टू द फुटपाथ। हाइट कितनी होती है,
15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पेवमेंट एज एज से इसकी जो हाइट है सेमी टाइप की कितनी होगी 15 to 20 सेंटीमीटर। माउंटेबल टाइप कर्व की जो हाइट होती है वो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। होता है क्या माउंटेबल टाइप, समझ में आ गया। जनरली इसको शोल्डर्स के लिए यूज किया है, इन केस यूज द शोल्डर, वहां पे शोल्डर के टाइम हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो माउंटेबल टाइप कर्व की अगर मैं बात करूँ, दिस कर्व आर इंडिकेटर between the boundary of a road and shoulder. The height of the curve is such that driver find no difficulty in crossing these curves and use the shoulder in case of emergency. Its height is kept on 10 centimeter above the pavement. And semi-rigid type curve, it prevents encroachment of slow speed or parking vehicles to the footpath, but at emergency vehicle can climb over and can park on footpath or shoulder. Its height is 15 to 20 centimeter. Next one is a barrier type curve. Data type का these are mainly provide to cause obstruction to the vehicle leaving the carriageway under emergency. ठीक है, क्या कर सकता है, जो भी कोज क्रिएट कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शन टू द व्हीकल्स लिविंग द कैरियर। हाइट इसकी कितनी होती है 23 to 45 सेंटीमीटर। जनरली ये सच का जो प्रोवाइड किया जाता है वो हिल्स ब्रिजेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। हिली एरिया में जो हिल्स पे ब्रिजेस होते हैं उस पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो कर्व प्रोवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं, वेरिया टाइप का। नेक्स्ट होता है समर टाइप का। समर टाइप का जनरली रूरल एरियाज में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे, रूरल एरियाज में। और समर टाइप का हमेशा याद रखना, अभी तक मैंने जितने भी तीनों कर पढ़ाए कौन कौन से, माउंटेबल टाइप का, सेमी वेरिया टाइप का और वेरिया टाइप का, वो तीनों के तीनों क्या थे, पेवमेंट से ऊपर की ओर उठे हुए थे। लेकिन जो समर टाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेमेंट यहाँ है तो ये कर्व जो प्रोवाइड होता है वो तुम्हारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहाँ पर, डाउनवर्ड। तो पेवमेंट से नीचे की ओर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में जो रोड बनी होती है मिट्टी की बनी होती है, अर्थवर्क किया हुआ होता है। मिट्टी का जब रोड पर क्या करे, लोड आए, व्हीकल मूव करे, तो मिट्टी दोनों साइडों से बाहर की ओर ना निकले, मतलब कन्फाइनमेंट ऑफ सॉइल से बचाती है, कन्फाइनमेंट करके रखती है किसका, सॉइल का। इसलिए हम क्या करते हैं, जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व प्रोवाइड करते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कर्व प्रोवाइड करते हैं, सबमर्ज टाइप कर्व। कौन सा, सबमर्ज टाइप कर्व। जैसे देखो ये रहा, ये कौन सा टाइप कर्व है, माउंटेबल टाइप का, कितनी हाइट 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन सा था, सेमी वेव टाइप का, कितनी हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो स्लोप रहता है 1:1 का रहता है, 1 हॉरिजॉन्टल, अगर 1 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 मीटर वर्टिकल चलना पड़ेगा। ठीक है, वेरियर टाइप का क्या होता है, 1:4 का होता है, 4 वर्टिकल चलने पे 1 मीटर आपको, अगर मैं 4 मीटर वर्टिकल चलूंगा तब जाकर मैं 1 मीटर हॉरिजॉन्टल चलूंगा, ये स्लोप बताता है। 20 सेंटीमीटर होता है इस टाइप को। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैचवे बिट था, यहाँ शोल्डर था, तो इसके बीच में ये नीचे की साइड में जो कर्व प्रोवाइड किया इसको बोलते हैं समर टाइप का कर्व। क्यों प्रोवाइड करते हैं, लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके लिए, लेटरल कन्फाइनमेंट सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर, रूरल एरियाज में। उस कर्व को हम क्या नाम देते हैं, सबमर्ज टाइप कर्व। क्या बोलते हैं, सबमर्ज टाइप कर्व। नेक्स्ट वन इज अ कैम्बर। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कैम्बर। कैम्बर क्या होता है, एक क्रॉस स्लोप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर स्लोप होता है। जनरली क्यों प्रोवाइड किया था, होता क्या है पहले इसको समझते हैं। कैम्बर होता है एक क्रॉस स्लोप होता है, ट्रांसफर स्लोप होता है टू ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर। जो भी बरसात का पानी किस पर आ रहा है, रोड पर आ रहा है। ठीक है, उस बरसात के पानी को ड्रेन कर सके, तो उसको निकाल सके, बरसात का पानी रोड पर जमा ना रहे, उसको निकालने के लिए हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं। कैसा स्लोप, ट्रांसफर स्लोप। उस ट्रांसफर स्लोप को हम क्या नाम देते हैं, कैम्बर का नाम देते हैं। तो कैम्बर हम अगर बोले तो बोल सकते हैं, कैम्बर एक ट्रांसफर स्लोप होता है। ठीक है, तो प्रोवाइड किया जाए तो टू द ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर टू दी रोड। तो अगर मैं बात करूँ, कैम्बर ऑफ क्रॉस स्लोप इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। अब किस तरीके से रेट दिया जाता है कैम्बर का, द रेट ऑफ कैम्बर इज यूजली डेसिग्नेटेड बाय 1 in वन वर्टिकल टू एन हॉरिजॉन्टल, 1 vertical to 1 horizontal। देखो तीन तरीके के कैम्बर होते हैं, पहला पैराबोलिक कैम्बर, दूसरा स्ट्रेट लाइन कैम्बर, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो ये मेरा हाईवे, इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, और इस तरीके से हमने स्लोप प्रोवाइड किया। जब आपने देखा होगा कि इनर की एज में थोड़ा सा स्लोप बढ़ता है, जो बीच वाला पोर्शन थोड़ा उठा हुआ होता है रेस्पेक्ट टू इनर एज, तो इस तरीके की स्लोप को जो इस तक डाउन, इस तरीके से जो रोड उठी होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैम्बर का नाम देते हैं। अब ये तीन तरीके से उठ सकती है, या तो पैराबोलिक उठ सकती है, दूसरा स्ट्रेट में उठ सकती है, और तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ तक स्ट्रेट एंड देन पैराबोलिक फिर स्ट्रेट। ठीक है, अब इसी स्लोप को हम क्या नाम देते हैं, कैम्बर नाम देते हैं, ट्रांसफर स्लोप को। पर्पस क्या है, सरफेस वाटर को, रेन वाटर, सरफेस रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए। ठीक है,
जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम कैम्बर नाम देते हैं। तीन तरीके से हम कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पैराबोलिक, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। ठीक है, बात आती है कितना प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड करेगा बरसात कैसी हो रही है, सरफेस जो सरफेस पे बरसात का पानी कितना, रेन वाटर कितना हो रहा है, रेनफॉल कितनी हो रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड कर सकता है, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये डिपेंड करेगा कि जो मेरी रोड बना रहा हूँ वो कौन सी बना रहा हूँ, बिटुमिनस बना रहा हूँ, कॉन्क्रीट की बना रहा हूँ, ठीक है, अर्थवर्क कर रहा हूँ, मिट्टी की रोड बना रहा हूँ, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ हाई टाइप बिटुमिनस पेमेंट की यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है हाई टाइप एक रोड है जो हाई टाइप बिटुमिनस की है और एक रोड है मिट्टी की है। तो किसमें बरसात का पानी इजीली पास हो सकता है, अच्छे से पास हो सकता है, हाई टाइप बिटुमिनस पेमेंट में। मिट्टी में तो पास नहीं हो सकता, मिट्टी तो पानी को अपने अंदर समा लेगी। तो उससे निकालने के लिए, उससे पानी जब पास नहीं होगा तो किसमें सर कैम्बर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है मिट्टी के अंदर कैम्बर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मतलब स्लोप की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू हाई टाइप बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे प्रोवाइड होगा, अर्थन रोड पे। अर्थन रोड मतलब जो मैंने मिट्टी की रोड प्रोवाइड की है वहां पर। तो ये सारी वैल्यू होती है, डिटेल्स में वैल्यू तो होती है, वो सारी वैल्यू हमें देखनी है। नेक्स्ट, पर्पस क्या हुआ, वही पहला कि पर सरफेस पे जो रेन वाटर है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। साथ ही साथ अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल बिटुमिनस की पेवमेंट बनाई है तो उसके अंदर पानी एंटर ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करते हैं, उसी स्लोप का नाम देते हैं कैम्बर का। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू बिटुमिनस पेवमेंट लेयर। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर पानी एक बार रोड के अंदर सरफेस में एंटर कर गया तो सरफेस है ऊपर से होता हुआ, सरफेस से बेस होता हुआ, बेस से सब बेस होता हुआ सब ग्रेड तक पानी पहुंचेगा। अगर मिट्टी के अंदर पानी पहुंच गया तो मिट्टी उस अपने से उसके पानी अपने अंदर समाने के बाद क्या करेगी, सेटल डाउन कर जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं कि सबग्रेड में पानी ना जाए। तो टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू सबग्रेड सॉइल थ्रू पेवमेंट। नेक्स्ट, टू मेक और पेमेंट सरफेस अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं टू मेक पेवमेंट सरफेस अट्रैक्टिव। तो यही टॉपिक थे आज के क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के। कौन कौन से हमने पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ज्योमेट्री डिजाइन क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ज्योमेट्री डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्री डिजाइन होता है कि जो भी विजिबल एलिमेंट्स हैं हाईवे पर उसके हमें क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो क्यों करनी है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ड्राइवर के और के कंफर्ट को बढ़ा सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं, सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं व्हीकल्स की। उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिजाइन करते हैं। साथ ही साथ ज्योमेट्री डिजाइन इसलिए कराया जाता है जो क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, यही गोल्स थे। क्या कर सकते हैं, कंफर्ट सेफ्टी एंड इकोनॉमी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम सेफ्टी रख सकते हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट जो भी लेआउट होता है सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट। जो भी रोड पर सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी उसके लेआउट को हम क्या नाम देते हैं, हाई अलाइनमेंट का नाम देते हैं। दो तरीके से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, दूसरा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट और कर्व पे, और वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, जहाँ पर लेवल और ग्रेडियंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। अलाइनमेंट डिसीजन मैंने बता ही चुका है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेड अलाइनमेंट बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन को मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम अलाइनमेंट बेड अलाइनमेंट नहीं प्रोवाइड, मतलब बेकार अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। और एक बार अलाइनमेंट अगर फिक्स हो गया तो उसको चेंज करना ईजी नहीं होता है। क्यों ईजी नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हमने एक बार फिक्स कर दिया तो हम उसी के हिसाब से अपने रोड को, हाईवे को तैयार करेंगे। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट देखें। मैंने बोला था अभी हमने ज्योमेट्री डिजाइन को चार पार्ट में तोड़ा है, पहला क्रॉस सेक्शनल अलाइनमेंट, दूसरा एलिमेंट्स, दूसरा साइड डिस्टेंस, तीसरा हॉरिजॉन्टल का, फोर्थ वर्टिकल। आज हमने कौन सा पढ़ा, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैरिजवे विड्थ आती है, फॉर्मेशन विड्थ आती है, शोल्डर आता है, साइड स्लोप आता है, वर्म आता है, ड्वेन क्या होती है, बिल्डिंग लाइन क्या होती है, कंट्रोल लाइन क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कैरिजवे विड्थ क्या होता है, कैरिजवे विड्थ जिसपे व्हीकल मूव करता है, तो जो टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कैरिजवे विड्थ बोलते हैं। ठीक है, सिंगल लेन के लिए कितनी होती है, 3.75 मीटर, टू लेन के लिए कितनी होती है, 7 मीटर, इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, और मल्टी लेन के लिए कितनी होती है, 3.5 मीटर पर लेन। फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, शोल्डर तक की डिस्टेंस, शोल्डर से शोल्डर तक है जो टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट होती है, टोटल विड्थ ऑफ कहाँ से कहाँ तक, शोल्डर टू शोल्डर जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ब्रिज बोलते हैं। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर
एक इमरजेंसी लेन जो होती है उसी को हम नाम देते हैं शोल्डर का। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल व्हीकल मेरा बेकार हो खराब हो जाए तो उसको क्या होता है कि शोल्डर पे खड़ा करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर में बाइंडिंग के लिए हम इस शोल्डर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी लेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शोल्डर देते हैं। कितनी रखी जाती है एज पर IRC की मिनिमम विड्थ? 2.5 मीटर। ठीक है। साइड स्लोप, बरसात का पानी इजीली साइड से जाता हुआ ड्रेन में चला जाए, तो ये जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इसी स्लोप का हम क्या देते हैं, साइड स्लोप का नाम देते हैं। वर्म में क्या होता है? वर्म होता है जो इनर पार्ट है किसका, बोरोपिट से टॉप ऑफ द रोड के जो बीच की डिस्टेंस है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वर्म देते हैं। क्या नाम देते हैं? वर्म देते हैं। वर्म बोलते हैं। बिल्डिंग लाइन क्या होता है कि बिल्डिंग लाइन से, इस लाइन से आगे कोई भी रेसिडेंटल बिल्डिंग आप प्रिफर नहीं कर सकते, तो इसलिए एक बिल्डिंग, एक लाइन प्रोवाइड की जाती है, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, बिल्डिंग लाइन बोलते हैं। ये होती है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन बिल्डिंग लाइंस के इधर होती है। कंट्रोल लाइन क्यों प्रोवाइड की जाती है? कि कंट्रोल लाइन के आगे कोई भी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर आप तैयार नहीं कर सके, तो इसलिए कॉमर्शियल स्ट्रक्चर तैयार ना हो, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर ना बने, इसलिए हम एक लाइन प्रोवाइड करते हैं, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, कंट्रोल लाइन देते हैं। बिल्डिंग लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है? 80 मीटर होती है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट दोनों, पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन पे। और अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल लाइन की कितनी होती है, 150 मीटर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। ठीक है, तो कैरियर ब्रिज हमने समझ लिया था। ठीक है, रोड शोल्डर हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ब्रिज क्या होती है? टोटल ब्रिज जो होती है रोड की, उसी को फॉर्मेशन ब्रिज बोलते हैं। राइट ऑफ वे क्या होता है? राइट ऑफ वे होता है बिल्डिंग लाइन से बिल्डिंग लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं। जो कितना होता है राइट ऑफ वे? 80 मीटर। कितना होता है? 80 मीटर फॉर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। नेक्स्ट, साइड स्लोप हो गया, वर्म हो गया, साइड ड्रेन समझ ही लिया। साइड ड्रेन क्या है? बरसात के पानी को निकालने के लिए साइड में ड्रेन्स बनाए जाते हैं, उसी को साइड ड्रेन्स बोलते हैं। बिल्डिंग लाइन हो गया, कंट्रोल हो गया। मीडियन क्या होता है? ये हो गया। कर्व क्या होता है? एक बाउंड्री होती है पेवमेंट और शोल्डर के बीच में, उसी को हम कर्व बोलते हैं। चार तरीके के होते हैं। पहला, लोअर माउंटेबल टाइप का, सेमी वेरियर टाइप का, वेरियर टाइप का और समर टाइप का। ठीक है, लो लो और माउंटेबल टाइप की हाइट कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। सेमी वेरियर की कितनी होती है? 15। वेरियर की कितनी होती है? 20। और समर तो है। समर टाइप का एकमात्र ऐसा कर्व है जो कहा जाता है रोड पेवमेंट के डाउनवर्ड नीचे की ओर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लेटरल कन्फाइनमेंट सॉइल को प्रिवेंट कर सके। दूसरा कहाँ बनाया जाता है? रूरल एरियाज में। ठीक है, चारों देख लिया। नेक्स्ट, कैम्बर क्या होता है? एक ट्रांसफर स्लोप होता है जो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ड्रेन ऑफ सरफेस होता है। ठीक है, जो सरफेस पे पानी आ रहा है किसका, बरसात का जो पानी आ रहा है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, उस स्लोप का नाम देते हैं कैम्बर। तीन तरीके से हम कैम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं, पैराबोलिक कैम्बर, स्ट्रेट कैम्बर और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। कैम्बर जो ट्रांसफर स्लोप है डिपेंड करेगा अब वहां पर तुम किस तरीके की तुमने रोड तैयार करी है, साथ ही साथ उस वहाँ पे जो बरसात की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है, उसके साथ हम स्लोप को डिसाइड करते हैं कितना स्लोप हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, आज के लिए यही यही तक था हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। तीन तरीके की साइड डिस्टेंस होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग एक अलग से होती है, वो भी हम देख लेंगे, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। ठीक है, थैंक यू।